नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज एक बहुत ही दिलचस्प मसले पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी उसी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इनफैक्ट कोरोना काल में तो ऑनलाइन फ्रॉड्स कितने ज्यादा बढ़े हैं, इसके डेटा आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक सीरीज ऑफ शोज हमने ऑनलाइन फ्रॉड्स के ऊपर करी है जी बिजनेस में। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड किसी के साथ हो जाए तो क्या वो कवर हो सकता है? क्या कोई किसी तरह का इंश्योरेंस है? तो जी हाँ, इसे कहते हैं साइबर इंश्योरेंस। तो बड़ा एक्साइटिंग सा टॉपिक है आज का, जिसे जानने के लिए मैं खुद उत्सुक हूं। और इस पर साइबर इंश्योरेंस पर पूरी डिटेल्स के लिए, पूरी बारीकियों को समझने के लिए हम बातचीत करेंगे बहुत ही खास मेहमान के साथ। आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स की होल टाइम डायरेक्टर सुप्रिया राठी जी हमारे साथ हैं। सुप्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें सुप्रिया। उससे पहले आज के जो मुद्दे हैं, किन किन फोकस एरियाज में हम आज चर्चा करेंगे, उनको बता देते हैं अपने दर्शकों के लिए। तो आज के शो में जो खास रहने वाला है, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी के नुकसान से बचाने में साइबर इंश्योरेंस कैसे मदद करता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ साइबर इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये हम समझेंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइबर इंश्योरेंस में किस किस तरह के नुकसान होते हैं कवर। और आखिर में ये भी समझेंगे कि क्या हर किसी को साइबर इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। तो ये हैं आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और अब चलते हैं गेस्ट के पास और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुप्रिया जी, सबसे पहले मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है सवालों की, लेकिन सबसे पहले तो ये समझिए कि साइबर इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और मौजूदा दौर में ये कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से साइबर फ्रॉड जैसे कि बढ़ रहे हैं, उनकी तेजी क्या है, किस लेवल पर साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, और पूरा कॉन्सेप्ट साइबर इंश्योरेंस का है क्या? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। बट सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इस मुद्दे पे चर्चा का डिसीजन लिया, क्योंकि ये बहुत बहुत प्रेवलेंट मुद्दा है, स्पेशली ये पैंडेमिक के टाइम में, जहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ही बढ़ गए हैं। और एक्चुअली ये साइबर बीमा या साइबर इंश्योरेंस सारे वो फ्रॉड्स को कवर करता है, जिसके कारण हमारे कई डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और स्मार्टफोन्स, उनके जरिए हम बैंक अकाउंट्स यूज करते हैं, ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस करते हैं। और जितना ही डिजिटल पेमेंट्स बढ़ता जा रहा है, हमारे ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही साइबर फ्रॉड भी, जैसे कि आपने बताया, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जब फाइनेंशियल लॉस होता है, रेपुटेशन लॉस होता है, तो उसको कवर करने के लिए ये साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिजाइन किए थे। पिछले 3-4 साल से ये भारत में अवेलेबल हैं। काफी कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी ये ले रहे हैं, लेकिन अभी रिटेल में भी इसमें काफी एक्टिविटी बढ़ने लगी है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद स्पेशली सारे लोग ई कॉमर्स पे चले गए, बैंक ट्रांजैक्शंस भी बढ़ गए, तो बहुत सारा स्कोप रह गया फ्रॉड के लिए, जो कि हुआ भी। और ये सारी चीजों को कवर करने के लिए ये साइबर रिटेल इंश्योरेंस बनाया गया है। ऑलराइट, तो ये है बुनियादी सिद्धांत साइबर इंश्योरेंस का। और आपने बताया कि बहुत सारे साइबर इंश्योरेंस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो हमारे सामने हैं भी। लेकिन ये बताइए मैम कि किसको जरूरत है? एक इंडिविजुअल को जरूरत है साइबर इंश्योरेंस लेने वाले को, या किसी कंपनी को जरूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि कंपनीज पर अटैक हो जाते हैं, कंपनीज की वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, उनका डेटा चोरी हो जाता है। इंडिविजुअली हम कितने फ्रॉड का शिकार होते हैं ये तो सब जानते ही हैं। तो एक्चुअल में कौन है वो व्यक्ति जिसको जरूरत है साइबर इंश्योरेंस की? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, ये जरूरत आज की डेट में हम सभी को है। इंडिविजुअल हमारी निजी कैपेसिटी में डेफिनेटली जरूरत है, लेकिन कंपनीज को, स्पेशली बैंक ट्रांजैक्शंस जो करते हैं, बैंक्स को खुद को, और सबके पास आज की डेट में साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लार्ज कॉर्पोरेट्स, लार्ज फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सब शिकार हो चुके हैं। आप कोई भी बड़ी कंपनी पकड़ लीजिए पूरी दुनिया में,
उन उनमें हैक हो चुका है। रोज हम अखबार में पढ़ते हैं कि इस बड़ी कंपनी का हैक हो गया, हालांकि वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज क्यों ना हो, सब में अटैक किसी न किसी जरिए हो रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि हैकर्स हमारे से 2 कदम हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए जहां जहां एक्सपोजर है वहां हमको साइबर इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए और जो कि अवेलेबिलिटी है डेफिनेटली हमको उसको अवेल करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आप समझें कि हमने साइबर सिक्योरिटी के और टूल्स डाल दिए, हमने एप्लीकेशंस डाल दी, हमने मैलवेयर प्रोटेक्शन के लिए काफी सारी टूल्स कंपनीज में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अप्लाई करें, लेकिन फिर भी ये साइबर इंश्योरेंस वो सारी साइबर सिक्योरिटी को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मेरा मानना है ये आज की डेट में सबको ही लेना चाहिए। ओके अच्छा, इस पे किस किस तरह के नुकसान सुप्रिया में हम कवर होते हैं? बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, कई बार आपके खातों से पैसे निकल जाते हैं, कई बार आपको बुली किया जाता है जिसे साइबर बुलिंग कहते हैं। तो क्या हर तरह के नुकसान इसमें आएंगे? कवर क्या क्या चीजें होती हैं साइबर इंश्योरेंस में? तो आज की डेट में काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं ये पर्सनल रिटेल साइबर की बात करूं, जो कि हम निजी तौर पे ले सकते हैं, एक तो सब डिवाइसेस कवर होते हैं, तो लैपटॉप्स कवर होते हैं, स्मार्टफोन्स कवर होते हैं, आपके सब डिवाइसेस को आप कवर कर सकते हो, एक पूरी फैमिली को कवर कर सकते हो या इंडिविजुअल कवर ले सकते हो। और जहां तक कवरेज है काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। पहले तो जैसे आइडेंटिटी है कि आपका अकाउंट हैक हो गया और आपके नाम से गलत डेटा लोगों को जा रहा है, गलत मैसेजेस जा रहे हैं, आपके तरफ से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके कारण आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। इवन ऐसी भी पॉलिसीज हैं जो जॉब लॉस को कवर करती हैं। अगर आपकी रेपुटेशन को डैमेज होता है, आपके एम्प्लॉयर एक्शन लेते हैं, आपकी जॉब लॉस हो जाती है, तो वो कवरेज भी एक्सट्रीम केसेस में अवेलेबल रहती है। रेपुटेशन का जो लॉस होता है और अगर आप पीआर एजेंसी हायर करें, आप उसको रिस्टोर करने का आपका जो डेटा लॉस होता है, जैसे कि आपके बैंक पासवर्ड्स खो गए, आपका क्रेडिट कार्ड फ्रॉडुलेंट हो गया, आपके डेबिट कार्ड पे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गए, वो सारा डेटा रिस्टोर करने के लिए, क्रेडिट एजेंसी से कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो सारा जो हम जैसे आईटी कंसल्टेंट हायर करते हैं या कॉस्ट इंकर करते हैं, वो सब कवरेज अपने को मिलता है। और मेलवेयर अगर आपके कोई डिवाइस पे आ जाता है जिसके कारण आपको लॉस होता है, वो भी कवर होता है, फिशिंग भी कवर होता है। तो आज की डेट में ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज अवेलेबल है। और जैसे आपने कहा, साइबर एक्सटॉर्शन और साइबर बुलिंग भी ये पॉलिसीज में इंक्लूडेड रहता है। ओके तो सारी तरह की चीजें इस पे कवर होती हैं। अच्छा मैम, इस पे देखिए, जो इंश्योरर जो है उसके लिए तो रिस्क और लॉस रेशियो भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि साइबर इंश्योरेंस लेना महंगा होगा? लागत किस तरह की इसमें अनुमानित है? तो इसमें काफी सारे कवर्स जरूरी हैं और आपको हमेशा कोई भी बीमा लें उसमें देखना चाहिए कि फाइन प्रिंट क्या है, कवरेज आपको कितनी मिल रही है। आज की डेट में मेरा मानना है कि ये कवर काफी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि नई कवरेज है, बहुत ज्यादा लोगों में यहाँ अवेयरनेस नहीं है अभी, और इतने सारे इसमें लॉसेस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आगे की डेट में डेफिनेटली लॉसेस भी आएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को भी लॉस होगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे वो ट्रेड ऑफ होता जाएगा। आज की डेट में अगर आप 1 लाख का कवर लेने जाएं तो लगभग आपको 3 या 4 हजार रुपए में ये कवर मिल सकता है, जो कि मेरा मानना है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन कवरेज काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा, अब कोई व्यक्ति अगर साइबर इंश्योरेंस लेना चाहता है तो पहले तो वो अपने टारगेट कैसे फिक्स करे, उसकी अपनी नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसको आवश्यकता है साइबर फ्रॉड्स की? जैसा आपने कहा कि हम सबको जरूरत है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड वो कैसे करें, किन लोगों को जरूरत है, और फिर इंश्योरेंस अगर हम करने जा रहे हैं साइबर, तो फिर किन किन बातों का फिर हमने ध्यान रखना है?
बहुत ही करेक्ट सवाल पूछा आपने कि हमको शुरुआत करनी है। और जैसे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये सबको जरूरत है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो डिजिटली अपने बैंक अकाउंट्स को यूज करते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्योंकि ये सारे सोर्सेस से हमको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं, उनको भी रेपुटेशन लॉस होने के काफी चांसेस हैं। तो इसलिए जो भी ये सारे डिवाइसेस यूज करता है और इंटरनेट यूज करता है, उन सबको जरूरत है। रही एक्सपोजर की बात, तो हमको शुरुआत करनी चाहिए। अब आज की डेट में करीब 10 लाख तक का कवर अवेलेबल है। मेरा मानना है कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट जैसे 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, तो आप उतने जितने से शुरुआत तो करिए। और जैसे जैसे आपको लगे कि और डेफिनेटली आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से भी बात करिए कि कितना हमको शुरुआत करना चाहिए। 50,000 या 1 लाख से आप शुरुआत करिए और धीरे धीरे उस पर बढ़ोतरी करते जाइए। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। अच्छा, एक बार हमने साइबर इंश्योरेंस ले लिया और हमें उसकी जरूरत पड़ गई, तो मैम कंपनी हमसे किस किस तरह के सवाल पूछेगी? अगर हमने क्लेम करने के लिए जाना है, खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई बात हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, हमें क्लेम करना है, तो किस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कंपनी करेगी? मैं जरा उत्सुक हूं इस चीज को जानने के लिए कि वो हमसे क्या क्या पूछेंगे कि आपने क्या अपना पासवर्ड आपने मजबूत रखा था, क्या कोई हल्का सा कोई पासवर्ड तो नहीं था, आपने हर जगह पर इंटरनेट एक्सेस तो नहीं किया था, आपने पब्लिक वाईफाई यूज तो नहीं किया था। वो सवाल क्या होंगे मैम जिसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है हमको? देखिए, एक तो अगर जैसे आपकी तरफ से आपका जैसे शुरू करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट से, तो आपके जरिए आपका फेसबुक अकाउंट या आपका कोई भी अकाउंट सोशल मीडिया पे अगर आपके नाम से कोई और यूज करता है, तो फेक मैसेजेस जाते हैं, उसकी ट्रेल है, तो वो ट्रेल आपको दिखानी पड़ेगी। फिर अगर आपके बैंक अकाउंट से गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो ट्रेल आपको दिखानी पड़ेगी। फिर जैसे कि कंपनी विल कवर, जैसे दे विल कवर, जैसे कंसल्टेंट अगर आपने हायर किया डेटा लॉस को रिकवर करने के लिए, तो उसके कॉस्ट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। तो कंपनी नीड्स प्रूफ, तो डेफिनेटली हमको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमने पासवर्ड किसी को दिया या नहीं दिया, लेकिन आज की डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। जैसे आप बैंक में जाएंगे तो आपको हमेशा एक कॉन्फर्मेटरी मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। और लाइबिलिटी कभी कभी बैंक की भी हो जाती है, इसलिए आपकी लाइबिलिटी कभी बनती ही नहीं है, क्योंकि बैंक then takes it up with the vendor। तो इसलिए ट्रेल आपको मिल जाएगी। अगर ऐसा फ्रॉड हुआ, ईमेल स्पूफ भी हुआ, तो आप वो ईमेल दिखा सकते हैं आपके आर्काइव में हो। तो डेफिनेटली कंपनी विल नीड द प्रूफ, बट वी शुड इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हमको प्रूफ रखना चाहिए। 1 महीने तक हमको ये सारी ईमेल्स अपने आर्काइव में रखनी चाहिए। हमको ट्रांजैक्शंस का नोट रखना चाहिए, जैसे कि यूपीआई वगैरह में अवेलेबल है। बट ये प्रूफ मेरा मानना है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एंड कंपनीज आर मेकिंग इट इजियर कि कैसे वो आपके क्लेम सेटल कर पाए। और 24/7 हेल्पलाइंस रहती हैं। और ध्यान इस बात का जरूरी रखना है कि आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें इंश्योरर को कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है। जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उतना जल्दी दे विल ऑल्सो बी एबल टू हेल्प यू और आपको असिस्ट कर पाएंगे। और उनके पास भी स्पेशलिस्ट रहते हैं कि कैसे वो डेटा रिकवर कर सके या कैसे वो ट्रेल फाइंड आउट कर सके। तो वो उनकी क्लेम्स टीम्स में भी अवेलेबल रहता है। सुप्रिया मैम, ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं कह रहा था कि क्लेम कब रिजेक्ट हो सकता है, वो कौन कौन सी आशंकाएं हैं, एक पॉलिसी होल्डर के तौर पर क्या सावधानी मुझे बरतनी होंगी? देखिए, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमको हमेशा सावधानी और ऐसे चलना चाहिए कि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, हमको
एहतियात बरतना चाहिए कि हम अपना पासवर्ड किसी को ना दें। अगर कोई अनरिकग्नाइज्ड नंबर आए या किसी अनऑफिशियल आईडी से हमको ईमेल आए, कभी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट में हमने क्लिक करके वहां हमने कोई और ट्रांजैक्शन किया, तो ये सारी चीजें ग्रॉस नेग्लिजेंस कहलाती हैं, जो कि आपका क्लेम डिनाई करने के लिए मजबूर कर देंगे इंश्योरेंस कंपनीज को। तो डेफिनेटली अवेयरनेस हम सारे जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, डेबिट कार्ड कंपनीज हैं, सब काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं और बार बार बताते रहते हैं कि आप अपना पासवर्ड नहीं शेयर करें, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, आप वर्चुअल स्क्रीन यूज करें या वर्चुअल कीबोर्ड्स यूज करें, ताकि ये सब चीजों से आप अपना मैलवेयर ना हो, वायरस प्रोटेक्शन रखें। ये सारी चीजों से आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है, आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। और फिर उसके बाद भी अगर फ्रॉड्स हो जाते हैं, लेकिन कोई फिजिकल, तो कोई ऐसी एक्सक्लूजन्स भी रहती हैं साइबर, क्योंकि ये साइबर कवर है, तो अगर कोई बॉडीली इंजरी हो जाए या फिजिकल इंजरी हो जाए, उसके लिए आपके लिए अलग कवर्स अवेलेबल हैं। वॉर, टेररिज्म, ये सब चीजें एक्सक्लूजन रहती हैं। कोई फ्रॉड हुआ हो आपके पॉलिसी लेने से पहले, वो डेफिनेटली इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो ये सारी बेसिस पे आपको इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सकती है ये क्लेम। अच्छा सुप्रिया जी, एक मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है, क्या जो इंश्योरर है या जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या प्री बीच सिक्योरिटी सपोर्ट मेरे को दे सकता है? उसी की हेल्प हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी की एक तरफ से हेल्प होगी। अगर मैं उनसे इंश्योरेंस ले रहा हूं तो वो मेरे कंप्यूटर में एक अच्छा प्रोटेक्शन दें, फायरवॉल प्रोटेक्शन दें, मुझे समझाएं कि भाई पासवर्ड आपको किस तरह का रखना चाहिए, उनके एक्सपर्ट्स आएं, तो एक तरह से मेरी भी अवेयरनेस हो गई और उनके लिए भी रिस्क जो है वो कम हो गया। तो ऐसा होता है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग कि ऐसा कंपनीज कर रही हैं या ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। और कॉर्पोरेट पॉलिसीज अगर आप लेते हैं तो सारे इंश्योरेंस कंपनीज के ब्रीच रिस्पांस वेंडर्स होते हैं, जिनके साथ उनका टाई अप होता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बेस केस बना के आपकी असेसमेंट करते हैं। कंपनीज के लिए तो ये काफी एक्सटेंसिव असेसमेंट होता है कि क्या सिक्योरिटी मेजर्स आपने ऑलरेडी डाल रखे हैं, अगर नहीं डाले हैं तो डालना है इंश्योरेंस लेने से पहले। तो आपको वो साइबर सिक्योरिटी के लिए बेटर इक्विप करते हैं। और रिटेल साइड में भी एक्सप्रेस कंडीशंस रहते हैं कि इस तरह से आपको सारे डिवाइसेस को मैनेज करना है, और वो रिटर्न वारंटीज रहते हैं कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि ब्रीच रिस्पांस का काम करती हैं। उसके अलावा आपको 24/7 के हेल्पलाइंस मिलते हैं ब्रीच रिस्पांस वेंडर्स के साथ, जिससे आप जाके पूछ सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये फ्रॉड हुआ है, तो कैसे मैं कम टाइम में इसको रिकवर कर सकूं या इसको अनडू कर सकूं। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी सारे प्राइवेट कंपनीज के पास है, और 24/7 हेल्पलाइंस हैं जिससे हम ये यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, आज साइबर इंश्योरेंस की पूरी ABCD हम लोगों ने समझ ली। ये भी समझ लिया कि थ्रेट कितना बड़ा है साइबर स्पेस में। जैसे जैसे हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन स्पेस में ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। डेटा का मैंने आपको बताया कि सारे डेटा आप लोगों के पास हैं। इनफैक्ट 10 से लेकर 100% तक जो इजाफा हुआ है ऑनलाइन फ्रॉड्स में, वो सिर्फ इंडिया में ही हुआ है। लाखों हर साल नए मामले जुड़ रहे हैं साइबर स्पेस में फ्रॉड्स के। तो ऐसे में हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए साइबर इंश्योरेंस एक बेहतर विकल्प हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डेटा के, अपनी वेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है इसके लिए, ये सुप्रिया जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मनी गुरु में आज बस इतना ही। एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, आपको जानकारी से भरे एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।